हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो थी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हो तो उनमें किस तरीके की बॉन्डिंग बनती है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की थी CFT की। CFT के बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो अष्टफलकीय संकुल बनते हैं, यानी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसके अंदर किस तरह से जो है बॉन्डिंग होती है, या फिर यूँ कहें कि उसके अंदर किस तरीके से CFT बनती है, उसके अंदर स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। ठीक है भाई, अब जो हम बात करने वाले हैं, आज ऑक्टाहेड्रल की बात हो चुकी है, आज हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, हमारी जो वीडियो है वो है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम देखने वाले हैं CFT किस तरह से होती है। चलिए भाई, सबसे पहली चीज़ मेन जो है वो ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं तो उनके अंदर लिगेंड कितने होंगे। देखिए भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने बात की थी कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड कितने जुड़ेंगे भाई, 4 लिगेंड जुड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NiCN4, ठीक है, -2। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर 4 लिगेंड बनते हैं, उनके अंदर CFT किस तरीके की, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टाइप का, टेट्राहेड्रल टाइप का। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की। हमने d ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है वो आपके साथ में डिस्कस की थी। जिनको d ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर याद हो गई है, अब वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद बनाइए, और उसके बाद में देखना कि मैंने किस तरीके से बनाई है। यही तरीका होता है ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स याद करने का। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, d ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद में हम उसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे इसे यहाँ से एक बार हटा देना चाहिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम EG और T2G के अंदर उसको डिवाइड कर लेना है, जो EG के अंदर डिवाइड हुए थे। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स EG के अंदर थी वो कौन सी थी भाई, वो थी dx² y² और थी dz²। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल जो है EG के अंदर थी। T2G के अंदर कौन सी थी भाई, T2G के अंदर थी dxy, dyz और dzx। चलिए भाई, अब हम सबसे पहले बनानी शुरू करते हैं EG की स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे ये है dx² y² के लिए, dx² y², ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। चलो, ये इस पे ओरिएंटेड ऑन दी एक्सिस, यानी ये अक्ष के ऊपर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा dx² y² हो गया। अब बनाएंगे हम dz²। dz² की स्ट्रक्चर सबको ध्यान है कि वो बाकी सब की स्ट्रक्चर से अलग होती है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये हो गया dz²। चलिए अब आ जाते हैं T2G के ऊपर, ये है यहाँ पे। ठीक है, dxy की स्ट्रक्चर बनती है ऑन द मिड ऑफ द एक्सिस, यानी अक्षों के मध्य बनती है हमेशा। dxy ये हो गया, dyz ये इस तरीके से ऐसे बन जाएंगी, ये इसके अक्ष के मध्य यहाँ, ये इस तरीके से यहाँ, और ये यहाँ। dxy ये x है, ये y है, ये y है, ये z है। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में, ये रफली बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा, ये हम जब पहले हमने डिस्कस किया था तो हम पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, ये हो गई dzx। चलिए भाई, ये बन गई हमारी तीनों स्ट्रक्चर्स। ये है हमारी दोनों की दोनों EG
और ये तीनों की तीनों है हमारी T2G के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल का, थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब हमने किए थे तो उसके अंदर हमने क्या कहा था, जब भी लिगेंड आता है तो लिगेंड हमेशा क्या है, अक्षों के ऊपर से आता है और किसके साथ में, धातु की कक्षकों के साथ में, यानी कि मेटल की ऑर्बिटल जो है उनके साथ में क्या हो जाता है भाई, जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे आके वो जुड़ा था तो ऑक्टाहाइड्रल यानी अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्या हुआ था, Eg जो है वो ऊर्जा हायर एनर्जी लेवल पे चला गया और T2G कम एनर्जी पे चला गया था। क्यों? क्योंकि इनमें रिपल्शन क्या हुआ था भाई, ज़्यादा हुआ था। अब बात करते हैं टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है भाई, जब भी लिगेंड आता है, जब भी लिगेंड, नीचे लिख देती हूँ मैं, ऊपर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, जब भी लिगेंड जुड़ता है, ठीक है, जब भी लिगेंड मेटल से जुड़ता है वो हमेशा अक्षों के मध्य से जुड़ता है, अक्षों के मध्य से जुड़ता है, ठीक है, अक्षों के मध्य से जुड़ता है, यानी कि बिटवीन द एक्सेस जॉइंट्स लिगेंड बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात आप देखिए कि जब भी लिगेंड आएगा वो अक्षों के मध्य से जो है मेटल के साथ में जुड़ेगा तो रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, Eg वाले ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज़्यादा होगा या T2G वाले में होगा, ऑब्वियसली T2G वाले में होगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया हमारा लिगेंड, ठीक है, ये आ रहा है अक्षों के मध्य से, फ्रॉम बिटवीन दी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये अटैक कर रहा है बिटवीन दी ऑर्बिटल्स, सॉरी बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है। आगे यहाँ पे ये लिगेंड है हमारा, ये लिगेंड है, लिगेंड मान लीजिए इसको, यहाँ लिगेंड लिख देते हैं, ठीक है। ये आया भाई, अब इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे कोई भी लोब है, कोई भी लोब है, या यूँ कहें कि कोई भी ऑर्बिटल का लोब है, नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल का लोब है, नहीं है। जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे लोब है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है और इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन जब पास पास आएंगे तो क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा। जबकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर है, इनमें रिपल्शन होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना T2G वाली जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर होगा। समझ आई ये चीज़। अब इस बार क्या होगा भाई, इस बार जब भी d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, पिछली बार तो Eg ऑर्बिटल्स थी वो ऊपर की तरफ चली गई थी हायर ऑर्बिटल में, क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिपल्शन ज़्यादा हुआ था। लेकिन इस बार क्या है, T2G के अंदर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से T2G की जो ऑर्बिटल्स हैं वो जाएंगी ऊपर की तरफ। ये बना देती हूँ मैं d ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 बन गई हैं ये, ठीक है, हो गई है। अब इसकी हम स्प्लिटिंग देखेंगे। पिछली बार Eg ऊपर थी, अब इस बार कौन सी ऊपर होगी भाई, इस बार ऊपर होगी T2G, ठीक है। और T2G में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 होते हैं, और Eg के अंदर कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स के नेम क्या है, T2G वाले कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, और इसमें ये है T2G वाले, और ये है Eg, ये कौन से हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। ये बात आती है अब इनकी औसत ऊर्जा की, ये है इनकी औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा जिसे बोला जाता है एवरेज एनर्जी, ठीक है भाई, ये है इसकी औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। अब इससे जितना भी पोर्शन ऊपर है, ठीक है, हमने पिछली बार बात की थी, सेम वही वाली कंडीशन है, सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं और थोड़ी सी सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ज़्यादा था उसके लिए प्लस यूज़ किया था, कम था उसके लिए माइनस यूज़ किया था। ध्यान है कि नहीं है? अब इतना देखिए, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको ध्यान बिल्कुल होनी चाहिए थी, ये आपको ध्यान बिल्कुल होनी चाहिए थी। पिछली बार हमने ऑक्टाहाइड्रल के अंदर किया था तो 0.4 नीचे था, इस बार 0.4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार 0.4
0.6 ऊपर था, इस बार 0.6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये किसको शो करता है कि जो ये T2G है इनकी औसत ऊर्जा से इतना डिफरेंस ज़्यादा है, और जो ये है EG है उनकी औसत ऊर्जा से यानी एवरेज एनर्जी से इतना डिफरेंस जो है वो कम है। पिछली बार हमने लिखा था डेल O, इस बार हम लिखेंगे डेल T, यहाँ पे दोनों जगह डेल T। डेल O किसके लिए था? एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल T किसके लिए है? एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए ऊर्जा। समझ आ गई ये चीज़? अब इन दोनों में जितनी मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलेगी वो क्या होगी भाई? इनकी CFSC की वैल्यू होगी। समझ आ गई? बहुत ईजी, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ध्यान आपको सिर्फ इतनी चीज़ का रखना है कि जब भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो उसमें लिगेंड हमेशा अक्षों के ऊपर से धातु के साथ आते हैं, धातु की कक्षों के साथ में जुड़ते हैं। और जो चतुष्फलकीय होते हैं उसमें लिगेंड हमेशा क्या है? धातु की जो कक्षक धातु की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके मध्य से जो है हमेशा जो है धातु के साथ में जुड़ते हैं। ये दो चीज़ अगर आपको ध्यान होंगी अच्छे से तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आप अच्छे से जो है अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जब भी आएगा। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय, इन तीनों के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए कि कौन से वाले की बात की गई है एग्जाम के अंदर। एक चीज़ और आपको बताऊँगी, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बुक आती है, उनके लिए एक तरीके से एक अप टू डेट आती है जिसको अप टू डेट बोला जाता है। उसमें पिछले 5 से 6 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। 5-6 साल के जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। वो बुक आप खरीद लीजिए, ठीक है। उस बुक के अंदर आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, और जितने क्वेश्चंस उस बुक के अंदर है वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग 70% प्रिपरेशन आपकी उससे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए रहते हैं वो सारे के सारे लगभग क्या करते हैं, उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। वैसे तो आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये चीज़ ध्यान होगी ही, ऑब्वियसली 2 ईयर जो है आप क्रॉस कर चुके हैं। चलिए भाई, ये हो गया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारी बात जो थी ये हो गई है। अब मैं आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए जो है CFT बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे। और एक हम कंपैरिजन करने वाले हैं अभी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों की CFT के बीच में, कि कौन से वाला ज़्यादा बेटर होता है, किसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है, चतुष्फलकीय कब बनता है, अष्टफलकीय कब बनता है। चलिए भाई, ये था किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। मैं भी लिख दूंगी इसके नीचे। अभी हम कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रहे, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बना रही हूँ, आपको अच्छे से समझ रहे कि हमने किया क्या था लास्ट क्लास के अंदर। बाकी जिन्होंने वीडियो लास्ट क्लास वाली नहीं देखी है, लिंक जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो है कंप्लीट वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गिवन है। जल्दी से जाइए और देख लीजिए, ताकि सारी की सारी वीडियोज़ आपको अच्छे से ध्यान में रहें और आप साथ साथ चलते रहें, ठीक है। और ये बन गई हमारी d ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हो गई dxy डिवाइडेड dzx। ये है इसकी औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, जिसके अंदर ये इतना और ये इतना। हमेशा ध्यान एक चीज़ रखना, इस औसत ऊर्जा से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो प्लस में होंगे, नीचे जितने भी होंगे वो माइनस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.4 ऊपर है, इसके अंदर 0.6 ऊपर होगा और यहाँ डेल O बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 0.6 ऊपर, 0.4 नीचे, और यहाँ पे भी बन जाएगा डेल O, ठीक है भाई। समझ आ गई ये चीज़। ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए CFT, और ये है किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए CFT। चलिए भाई, ध्यान हो गई होगी अब तो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अंदर लिगेंड कितने होते हैं भाई? इसके अंदर जो लिगेंड है वो होते हैं 6, और इसके अंदर लिगेंड कितने जुड़ते हैं भाई? इसके अंदर जो लिगेंड जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं 4। बहुत इजी सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हर बार जिसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आप में पूछा जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन पूछा जाता है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, ठीक है। इन दोनों की जो CFT है, दोनों की CFT के अंदर कंपैरिजन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ कंपैरिजन में क्या पूछी जाती है भाई, कि चतुष्फलकीय के अंदर जो डेल T का विभाजन होता है, ठीक है, डेल T का जो डिवीजन होता है वो अष्टफलकीय के क्रिस्टल से हमेशा कम होता है। यानी कि चतुष्फलकीय जो होते हैं उसके अंदर
डेल टी जो है वो हमेशा कम होता है और डेल ओ जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि चतुष्फलक के अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर ये जो डिफरेंस होता है ये कम होता है, और देखिए मैंने ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये डिफरेंस ज़्यादा बनाया है, यानी इन दोनों के बीच का गैप जो ऑक्टाहेड्रल में है वो ज़्यादा होता है और चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल के अंदर कम होता है। ऐसा क्यों? देखिए हमने किया था डी ऑर्बिटल्स की बात, ठीक है, हमने डी ऑर्बिटल्स की बात की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगेंड जुड़ते हैं तो वो क्या है, ऑन दी एक्सिस पे जुड़ते हैं, ठीक है, ऑन दी एक्सिस पे जुड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल मैं आपको यहाँ बना के दे देती हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। अब जब लिगेंड यहाँ से आएगा इसके साथ में जुड़ेगा तो आप देखिए कि बिल्कुल एक्सिस के अंदर, एक चीज़ आपने वीबीटी जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी और उसके अंदर आपने देखा था, जो वीबीटी ने बताई थी वो ये चीज़ थी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, आणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO की बात की गई थी। उसके अंदर क्या कहा गया था भाई कि जब भी दो s ऑर्बिटल जो है लीनियरली एक दूसरे से जुड़ेंगे, यानी रेखीय संयोजन करेंगे एक अक्ष के ऊपर, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी सिग्मा बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि उनका संयोजन जो है वो रेखीय हो रहा है, लीनियरली हो रहा है। बिल्कुल वही बात इसके अंदर है। इसके अंदर जब डी कक्षकों के साथ में लिगेंड जुड़ेगा तो वो अक्ष के ऊपर यानी रेखा के ऊपर संयोजन हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, रिपल्शन होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा उतना ही ज़्यादा इनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। इनके बीच में अक्षों के मध्य से जुड़ते हैं लिगेंड, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, ये है हमारा DXY, ठीक है, इसमें लिगेंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक्सिस है क्या? कोई नहीं है। ये एक्स और वाई और जेड एक्सिस जो भी हम लेते हैं वो ये एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी एक्सिस है? कोई एक्सिस नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है भाई, ये लिगेंड यहाँ से भी जुड़ सकता है, ये लिगेंड यहाँ से भी जुड़ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से जाए। इसलिए इसके अंदर रिपल्शन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, इसमें रिपल्शन का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा ऑक्टाहेड्रल के अंदर एनर्जी का गैप जो है वो ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर एनर्जी का गैप जो है वो कम होता है। पहला रीज़न है ये कि जो पहला क्वेश्चन यही था, या फिर यूँ कहें कि पहला पॉइंट यही था कि भाई जब भी डेल ओ जो है ये ज़्यादा क्यों होता है, डेल टी कम क्यों होता है। पहला जो इसका रीज़न है वो तो ये है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब भी लिगेंड जुड़ते हैं तो अक्ष के लीनियरली जुड़ते हैं और यहाँ पे जब भी जुड़ते हैं वो अक्ष के मध्य से जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न जो इसका आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, दूसरा रीज़न जो इसका आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई जब भी इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स का इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितने लिगेंड जुड़ते हैं भाई, 6 लिगेंड जुड़ते हैं, और टेट्राहेड्रल के अंदर कितने जुड़ते हैं, 4 लिगेंड जुड़ते हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि जब भी 6 लिगेंड एक चीज़ के साथ में जुड़ रहे हैं तो 6 लिगेंड का रिपल्शन ज़्यादा होगा या फिर 4 लिगेंड का रिपल्शन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लिगेंड उतना ज़्यादा रिपल्शन, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा गैप। इसलिए क्या होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर 4 होते हैं, इसलिए इसमें रिपल्शन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। रिपल्शन का अमाउंट इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है और इसके अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। ये थी आपकी कंपैरिजन की बात जो कि बहुत बेसिक सी थी, लेकिन आपको जो है ध्यान रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसके ऊपर बेस्ड कि डेल टी और डेल ओ के बीच में जितना भी डिवीज़न है वो कितना डिफरेंस है, यानी डेल ओ जो है वो डेल टी से कितना अमाउंट ज़्यादा है। डेल टी से डेल ओ जो है वो 4/9 जो फ्रैक्शन है उतना ज़्यादा है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें या तो आपको डेल टी की वैल्यू दी होती है, डेल ओ निकालना होता है, डेल ओ की वैल्यू दी हुई होती है तो डेल टी निकालना होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 3rd ईयर के अंदर है। आप इतना तो ये नॉर्मल है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, ये हो गई बेसिक सी बात। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कब बनते हैं। ये वाली जो कंडीशन है वो कब आएगी, पहली तो तब आएगी जब लिगेंड कितने हों, 4 हों, ठीक है। पहला तो रीज़न क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
जो है वो कब बनते हैं, ठीक है, कब बनते हैं या कौन सी परिस्थितियों में बनते हैं, ठीक है, कब बनते हैं। तो पहला इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, कि जब लिगेंड की संख्या क्या हो, 4 हो, लिगेंड की संख्या क्या हो, 4 हो। दूसरा, जब एनर्जी जो हो, एनर्जी का डिफरेंस जो हो वो कम हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। ज़्यादा में हमें ध्यान है क्या होगा, जो ये प्रेजेंट है, ज़्यादा में हमें ध्यान है कि ऑक्टाहाइड्रल बनेगा, और कम के अंदर क्या होगा भाई, हमेशा टेट्राहाइड्रल बनेगा, ठीक है। 2 रीज़न हो गए, लिगेंड जो हो वो 4 हो, एनर्जी जो हो, ऊर्जा का मान जो हो, या फिर यूँ कहें कि CFSE, अगर इसको हम CFSE लिखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, यानी CFSE का मान जो है वो क्या हो, कम हो, ठीक है, एनर्जी कम हो, या फिर हम लिख सकते हैं CFSE का मान जो है वो कम हो, ठीक है भाई। अब आता है लास्ट पॉइंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि D1, D5 और D0 इनके लिए CFSE का मान हमेशा क्या होता है, इनके लिए CFSE का मान हमेशा होता है 0। ऐसा क्यों होता है, अब समझिए इस चीज़ को। पहली चीज़, सॉरी D1 नहीं, यहाँ पे D0 आएगा, हाँ यहाँ पे D0 आएगा, D5 और यहाँ आएगा D10। D0, D5 और D10 इन तीनों के लिए CFSE का मान जो है वो हमेशा 0 होता है। CFSE का मान इनके लिए 0 क्यों होता है भाई? सबसे पहली चीज़ D0 का मतलब कि D ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ना तो ऊपर जा सकता है, वो ना नीचे आ सकता है। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं, तो CFSE का मान, ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? ऊर्जा कौन निकालता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ जब भी क्या होता है, नीचे से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही क्या कहला रही है, CFSE कहला रही है। अब जब D ऑर्बिटल के अंदर 0 की कंडीशन है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा कैसे? तो उसमें CFSE का मान क्या होगा, 0 होगा। D5 की कंडीशन क्या होगी भाई? इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हर एक के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और D5 क्या है, हाफ फील्ड की कंडीशन होती है। और हाफ फील्ड क्या होता है भाई, स्टेबल होता है, ये चीज़ हमें ध्यान है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी अपनी कौन खोना चाहेगा, इसलिए ये स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाना पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं D10 की। D10 में क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नीचे भी पूरी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ऊपर भी पूरी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, नीचे से ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं बची हुई है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे से ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं है, ना ऊपर कहीं जगह है, तो क्या होगा, CFSE का मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि भाई क्यों ऐसा होता है कि D0, D5 और D10 के लिए जो है हमेशा क्या होता है, CFSE का मान 0 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग समतलीय संकुल यानी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिस्कस करेंगे CFT किस तरीके से बनता है, और वो जो है इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।